नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करिए। शारीरिक दूरी बनाए रखिए। लॉकडाउन का पालन करिए। सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी। सोमवार को आए 65 संक्रमित के साथ कुल संख्या हुई 1337। बासोपट्टी गोलीकांड में संलिप्त 9 अपराधियों को पुलिस ने छापेमारी व पूछताछ के आधार पर किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। बाबूबरही के बरुआर के मुकुंद कुमार ठाकुर ने यूपीएससी की परीक्षा में किया 54वां रैंक हासिल। जिला में खुशी की लहर। जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रैपिड एंटीजन किट से हो रही जांच की समीक्षा। कोरोना संक्रमण के खिलाफ छिड़ी जंग में आशा कार्यकर्ता कर रही बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन। मधवापुर के स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को लिए गए 50 लोगों के सैंपल में 8 की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। झंझारपुर के मझौरा गांव के अनुज झा राम मंदिर ट्रस्ट के हैं नॉमिनी मेंबर। अयोध्या डीएम के पद पर है पदस्थापित। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के दिन हरलाखी में मनाया जाएगा दीपोत्सव। पूरा प्रखंड जुटा तैयारियों में। राजनगर के बरहारा नक्टी के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली की समस्या से त्रस्त होकर किया विरोध प्रदर्शन। लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यवसायी ने जयनगर के वाटर वर्क चौक पे किया सरकार व प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बेहतर बिहार बनाओ अभियान के 4 दिवसीय दौरा को लेकर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा पहुंचे झंझारपुर। देवधा के मुखिया के नेतृत्व में बिजली समस्या से बेहाल ग्रामीणों ने सहायक विद्युत अभियंता को सौंपा एक आवेदन। मधवापुर के अदौली गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों के बीच चलाया राहत अभियान। मधवापुर के रेमा गांव में बिजली ट्रांसफार्मर हुआ फेल। दर्जनों परिवार में बिजली आपूर्ति हुई ठप। शहर के युवाओं ने मधुबनी स्टेशन व आसपास रहने वाली बच्चियों से बंधवाई राखी। और पूरे मधुबनी जिला में धूमधाम से मनाया गया 30 जुलाई से 3 अगस्त तक झूलन महोत्सव। खबरें अब विस्तार से। सोमवार को पूरे मधुबनी जिला में 65 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित मरीज के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 1337 हो गई है। रैपिड एंटीजन किट से हो रही जांच की गति जैसे जैसे बढ़ रही है, कोरोना संक्रमितों की संख्या में भी लगातार वृद्धि नजर आ रही है। डेन न्यूज आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन पानी से अच्छी तरीके से साफ करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, मास्क लगाएं, सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचाएं। कोरोना महामारी ने पूरे देश को अस्त व्यस्त कर दिया है। हर रोज संक्रमण बढ़ता जा रहा है। मौत के आंकड़े में इजाफा हो रहा है। मधुबनी शहर भी कोरोना संक्रमण के मामले में त्राहिमाम कर रहा है। आए दिन संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शहर व गांव से निकलकर कोरोना हर गली मोहल्ले कस्बे घर तक अपना पैर पसार चुका है। आम लोगों से लेकर व्यवसायी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कर्मचारी से लेकर स्वास्थ्य कर्मी तक कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। मधुबनी जिले में सोमवार को फिर 65 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिसमें लौकही से एक साथ 14 नए कोरोना संक्रमित हैं। मधवापुर के 11 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं बासोपट्टी प्रखंड से 4 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। जयनगर प्रखंड से 2, खुटौना प्रखंड से 6 और बिस्फी प्रखंड से 1 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं।
सोमवार की रिपोर्ट के अनुसार बेनीपट्टी प्रखंड का 5, लदनिया से 4, मधेपुर से 1 व बाबूबरही से 1 कोरोना संक्रमित की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं खजौली में फिर एक साथ 9 कोरोना संक्रमित रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फुलपरास में भी 2 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। वहीं रहिका प्रखंड में फिर 4 अन्य कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। इसके साथ ही मधुबनी सदर के बड़ा बाजार से एक व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में कुल मरीजों की संख्या 1337 हो गई है। जिन सबका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, इन्हें होम क्वारंटीन किया जा रहा है। वहीं एक दिन में इतने कोरोना मरीज मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। हर रोज यह आंकड़ा 50, 55, 60 को पार किया रहता है। हर रोज 60, 65, 68 कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। ये बढ़ता आंकड़ा लोगों में दहशत बढ़ा रहा है। स्थिति इतनी भयावह होती जा रही है कि लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। हालांकि कोरोना से संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने का भी आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं अब तक कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की शहर में मौत हो चुकी है। ऐसी स्थिति में लोगों को बहुत ही ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर व्यक्ति को चाहिए कि प्रत्येक 20 मिनट पर साबुन और पानी से अच्छे से हाथ धोए। सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क और तौलिया का उपयोग करे। ठंडी चीजों के सेवन से बचे। खाने पीने में गर्म चीजों का सेवन करे। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करे। मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करे। खुद भी सतर्क रहे और दूसरों को भी सजग करे। वहीं राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करने से भी कोरोना संक्रमण से खुद को बचाया जा सकता है। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बीते दिनों बासोपट्टी में हुए गोलीकांड में संलिप्त 9 अपराधियों को पुलिस ने छापेमारी व पूछताछ के आधार पर गिरफ्तार किया है। साथ ही एक पिस्टल, एक बाइक व 6 मोबाइल भी बरामद किया। पूरी घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता कर दी। बीते 26 जुलाई की रात देवेंद्र शर्मा को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिनकी मौत इलाज के दौरान 27 जुलाई को हो गई थी। इस संबंध में बासोपट्टी थाना में 27 आर्म्स एक्ट दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार के नेतृत्व में छापेमारी टीम गठित कर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में 3 अगस्त को अभियुक्त अजीत दास को गिरफ्तार कर पूछताछ किया गया, जिसमें कई बातें सामने आई। मृतक के भतीजा बच्चू शर्मा ने 1.5 लाख रुपए में अजीत दास को सुपारी दिया था। अजीत दास के निशानदेही पर घटना में संलिप्त अन्य अपराधी अरुण राम, समीर सिंह, दीपक कुमार राम, बच्चू शर्मा, विजय दास, राहुल शाह को छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। वहीं अपराधी अजीत दास द्वारा घटना करने के बाद घटना में प्रयुक्त पिस्टल को समीर सिंह को रखने हेतु दे दिया गया। अपराधी समीर सिंह द्वारा उस पिस्टल को अंदराठारी थाना क्षेत्र के मैलाम गांव में हरिवंश कुंवर उर्फ राजा बाबू व ज्ञानेंद्र कुमार को रखने दे दिया गया, जिसे अजीत दास के निशानदेही पर मैलाम गांव से दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस विशेष टीम में जयनगर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुमित कुमार, बासोपट्टी के थानाध्यक्ष इंदल यादव, दिवधा के थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा, बासोपट्टी के पुलिस अपर निरीक्षक सुरेश प्रसाद सिंह, राजनगर के थानाध्यक्ष अमृत कुमार शाह, बासोपट्टी के सहायक अवर निरीक्षक नंद कुमार सिंह व तकनीकी कोषांग सुरेश कुमार शामिल थे। इस पूरी प्रक्रिया में 9 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही एक देसी पिस्टल, एक मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल की बरामदगी की गई है। गिरफ्तार अपराधियों में बासोपट्टी थाना के महिनाथपुर से अजीत कुमार, खजौली थाना के ठाहर से अरुण राम, राजनगर थाना के सिमरी से समीर सिंह, राजनगर से दीपक कुमार राय, बासोपट्टी के महिनाथपुर से बच्चू शर्मा, महिनाथपुर से विजय दास, राहुल शाह, वहीं अंदराठारी थाना से हरिवंश कुंवर और अंदराठारी थाना के मैलाम से ज्ञानेंद्र कुमार सिंह शामिल है। 2018 में मेरा एक लड़का था, 7.25 साल का, एक लड़का आम का महीना था। उसमें जो है उसका नाती जो है 3 बार बुला के ले गए और तीसरे बार में जो है तो 14 साल का था बाहर गया। तब इसके बाद हमको पता चला, धीरे धीरे बदला के भावना से
मर्डर कर दिया, सुपारी देकर मर्डर करवा दिया। क्या नाम हुआ? बच्चू साहब। कहाँ घर हुआ? कितना पैसा दिया था? कितना पैसा में सुपारी तय हुआ था? 1,45,000। कितना? 1,45,000 में। कितना दे दिया स्टार्टिंग? क्या को क्रिमिनल को तैयार किए थे? एक ही आदमी से बात की। कहाँ का था सब? कहाँ थे? हत्या करके नेपाल भाग गया। नाम बताइए। अजीत दास। अजीत दास। 7/2020 नवरात्रि में देवेंद्र शर्मा नाम के व्यक्ति को गोली मार करके जख्मी कर दिया गया था, जिनकी मृत्यु इलाज के क्रम में 27/7 को हो गई। इस संबंध में बासोपट्टी थाना कांड संख्या 178-20 दर्ज किया गया। जांच के क्रम में और इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई कि ये जो हत्या की गई थी, ये सुपारी दे करके अजीत दास नाम के क्रिमिनल को किया गया था, जिसमें मृतक के भतीजा जो बच्चू शर्मा जो है 1.5 लाख रुपए में अजीत दास को सुपारी दिए थे। अजीत दास के निशानदेही पर घटना के संदिग्ध अन्य अपराधी जो नाम इसमें लिखा हुआ है, वो लोग घटना में घटना किए और इसमें जो प्रयुक्त जो पिस्टल है समीर सिंह को रखने के लिए दे दिया गया। अपराधी समीर सिंह को भी अंधराखाड़ी थाना में गिरफ्तार किया गया है, जिसका अलग से आर्म्स एक्ट का केस वहां पर किया जा रहा है और अजीत दास के ही निशानदेही पर उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इसका नेतृत्व सुमित कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर के नेतृत्व में किया गया। पुअनी इंदल यादव, थाना अध्यक्ष बासोपट्टी रमेश कुमार शर्मा, थाना अध्यक्ष देवधा एवं अन्य के द्वारा इसमें सराहनीय कार्य किया गया है। इनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और इसमें जो है एक देसी पिस्टल, एक मोटरसाइकिल और 6 मोबाइल बरामद की गई। निशानदेही पर घटना के संदिग्ध अन्य अपराधी जो नाम डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। यूपीएससी की परीक्षा में ऑल ओवर इंडिया में मुकुंद कुमार ठाकुर ने 54वां रैंक हासिल किया है, जिससे पूरे जिला में खुशी की लहर है। 22 वर्षीय मुकुंद ठाकुर बाबूबरही के बरुआर गांव से हैं। मधुबनी जिला के बाबूबरही प्रखंड के बरुआर गांव निवासी मनोज कुमार ठाकुर के 22 वर्षीय पुत्र मुकुंद कुमार ठाकुर ने यूपीएससी की परीक्षा में 54वां रैंक हासिल किया है। मुकुंद 22 वर्ष के हैं और पहली बार में यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर उन्होंने ऑल ओवर इंडिया में 54वां स्थान हासिल कर अपने परिजन समेत पूरे मधुबनी का शान बढ़ाया है। मुकुंद की इस सफलता से लोगों में खुशियां व्याप्त है। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मधुबनी जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों पर रैपिड एंटीजन किट से हो रही जांच को लेकर जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल, प्रखंड व स्वास्थ्य केंद्र के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की। इस दौरान मरीजों को दी जा रही सुविधा, कोविड केयर सेंटर, होम आइसोलेशन के मुद्दे पर उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया। जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने जिला के सभी अनुमंडलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एमओआईसी, बीसीएम, बीएचएम के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हो रहे रैपिड एंटीजन टेस्ट, कोरोना केयर सेंटर तथा होम आइसोलेशन के मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस दौरान सिविल सर्जन तथा विशेष कार्य पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी उनके साथ उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंडों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत चिकित्सा प्रभारी व बीएचएम से प्रतिदिन हो रहे रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या बढ़ाने तथा इसकी संख्या प्रतिदिन प्रति केंद्र न्यूनतम 50 टेस्ट कराने का टारगेट भी दिया। साथ ही तत्क्षण पोर्टल में उनका एंट्री करने का निर्देश दिया गया। मरीजों के पॉजिटिव आने पर काउंसलिंग करने का निर्देश पीएचसी प्रभारी को दिया गया। होम आइसोलेट मरीजों से प्रतिदिन 2 बार बात करने व उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही एएनएम से उन होम आइसोलेट मरीजों का फॉलोअप लेने का भी निर्देश दिया गया। ब्लॉक स्तर पर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को रखने के लिए आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया। जिला पदाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अनुमंडल में इन कार्यों को मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ रहे जंग में आशा कार्यकर्ता भी अपना अहम योगदान दे रही हैं। हर छोटे बड़े कार्य में निडरता के साथ अपनी भूमिका निभा रही हैं। आशा कार्यकर्ता उन लोगों की निगरानी कर रही हैं जो कोरोना संक्रमित हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का कार्य भी वह बखूबी कर रही हैं।
वैश्विक महामारी कोविड-19 के खिलाफ छिड़ी जंग में चिकित्सक व स्वास्थ्य कर्मी के साथ साथ आशा कार्यकर्ता भी अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। दिन रात कोरोना की लड़ाई में वह अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में फील्ड स्तर पर आशा कार्यकर्ता द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों का नियमित फॉलोअप भी किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता जिले के सभी 21 प्रखंडों में 350 से अधिक होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज का निगरानी कर चुकी है, जिसे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रतिदिन रिपोर्ट तैयार कर पोर्टल पर अपलोड कर स्वास्थ्य विभाग पटना को भेज दिया जाता है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिना लक्षण वाले मरीजों को उनके निजी आग्रह पर होम आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। होम आइसोलेशन की सुविधा उन्हीं मरीजों को मिल रही है जिन्हें मधुमेह, हृदय रोग, रक्तचाप जैसी बीमारी न हो। होम आइसोलेशन को लेकर कई शर्तें रखी गई हैं, जिसमें घर में होम आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध हो, 2 कमरा और 2 शौचालय होना चाहिए, नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, कोरोना से संबंधित किसी भी प्रकार का लक्षण आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना होगा ताकि इलाज की समुचित व्यवस्था की जा सके। सैंपल देने के 10 दिनों बाद होम आइसोलेशन समाप्त हो जाएगा, बशर्ते उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं हो। होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति को निर्धारित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र जिलाधिकारी को देना होगा। जिला सामुदायिक उत्प्रेरक नवीन दास ने बताया कि आशा कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में गृह भ्रमण कर ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज जो होम आइसोलेशन में हैं, उनका नियमित फॉलोअप ही कर रही हैं। साथ ही उचित सलाह मरीज को दे रही हैं। मरीज की स्थिति बिगड़ने पर पीएचसी को सूचित भी कर रही है। साथ ही अपने क्षेत्र में लोगों को सुरक्षा का विशेष ख्याल रखने के लिए कोविड-19 से बचाव की आवश्यक जानकारी दे रही हैं। आशा द्वारा मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने समेत अन्य आवश्यक बचाव को लेकर जानकारी दी जा रही है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मरीजों के पॉजिटिव आने पर काउंसलिंग करने का निर्देश पीएचसी प्रभारी को दिया। होम आइसोलेट मरीजों से प्रतिदिन 2 बार बात करने व उनको मेडिसिन किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही आशा एएनएम से उन होम आइसोलेट मरीजों का फॉलोअप लेने का भी निर्देश दिया। ब्लॉक स्तर पर कोरोना के लक्षण वाले मरीजों को रखने के लिए आइसोलेशन वार्ड चिन्हित करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को दिया। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी को अपने अनुमंडल में इन कार्यों की मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि होम आइसोलेशन मरीजों की निगरानी तथा उचित परामर्श देने के लिए आशा एवं एएनएम को निर्देश दिए गए हैं। मरीज की स्थिति बिगड़ने पर पीएचसी को सूचित करने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। मधवापुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को 50 लोगों का सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया, जिसमें 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते 25 जुलाई से हो रही जांच में अब तक मधवापुर के 36 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने का सिलसिला बंद नहीं हो रहा है। लैब टेक्नीशियन सुनील कुमार राम ने 50 लोगों के सैंपल की जांच बुधवार को की। रिपोर्ट के अनुसार प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने 8 मरीज मिलने की पुष्टि की। ये सभी मरीज मधवापुर के ही रहने वाले हैं। सभी मरीजों को सावधानी पूर्वक होम क्वारंटाइन रहने की सलाह स्वास्थ्य विभाग ने दी है। 25 जुलाई से मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में कोविड-19 सैंपल की जांच शुरू की गई। उस दिन से अब तक कुल 36 पॉजिटिव मरीज मधवापुर इलाके से मिल चुके हैं। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें।
महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। कि दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबन। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, शूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबन। 5 अगस्त को हो रहे अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास में अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा बतौर मेंबर नॉमिनी है। खास बात यह है कि अयोध्या में इस ऐतिहासिक कार्य में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले आईएएस अनुज झा झंझारपुर के मझौरा गांव के रहने वाले हैं। यह एक संयोग ही है कि सदियों से मिथिला और अयोध्या का संबंध आज भी इस रूप में कायम है। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों में यूपी सरकार ने मिथिला के लाल अनुज कुमार झा को नॉमिनी मेंबर्स बनाया है। गौरतलब है कि आईएएस अफसर अनुज कुमार झा फिलहाल अयोध्या के डीएम पद पर काबिज हैं। लेकिन खास बात यह है कि अनुज कुमार झा मूल रूप से मधुबनी जिले के झंझारपुर के मझौरा गांव के रहने वाले हैं। उनको पिछले साल ही अयोध्या के डीएम पद की जिम्मेवारी दी गई थी, तब से वह बने हुए हैं। राम मंदिर पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उस समय डीएम अनुज झा ने अयोध्या और आसपास के इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को बखूबी निभाया था। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम अनुज झा को यूपी सरकार के फेवरेट लिस्ट में शामिल किया गया था। अयोध्या और मिथिला का अटूट संबंध सदियों से सर्वविदित है। मिथिला को भगवान राम का ससुराल माना जाता है। अब इसे संयोग ही कहेंगे कि दोनों स्थानों का कनेक्शन 9 नवंबर को अयोध्या विवाद पर आए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दौरान भी बना रहा और अब राम मंदिर शिलान्यास के दौरान भी यह संबंध कायम रहेगा। इसकी जिम्मेदारी मिथिला के लाल अनुज झा बतौर अयोध्या के जिलाधिकारी के रूप में संभाल रखी है। गौरतलब है कि उस वक्त जब राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, देश दुनिया की नजर अयोध्या पर टिकी थी और मिथिला के लोग टेलीविजन के माध्यम से अयोध्या में घट रही हर घटना पर नजर बनाए शांति की प्रार्थना कर रहे थे। फैसले के बाद अयोध्या में शांति और सुचारू व्यवस्था का श्रेय अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज कुमार झा को मिला था। इधर अनुज झा के भाई धीरज झा ने मीडिया को बताया कि शिलान्यास की निर्धारित तिथि 5 अगस्त को पूरे पंचायत व गांव के लोग एक बार फिर देवताओं की चौखट पर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पूरी शांतिपूर्ण तरीके से शिलान्यास का कार्य भी संपन्न हो। पैतृक आवास पर पिता बद्री झा और माता इंदु देवी भगवान की पूजा करने में लगे हैं कि अयोध्या में शांतिपूर्ण ढंग से शिलान्यास का कार्य भी उनका बेटा संपन्न कराने में सफल रहे। उन दोनों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव अभी से नजर आ रहे हैं। धीरज कहते हैं कि इस बात को लेकर किसे खुशी नहीं होगी कि उनके गांव का बेटा आज एक ऐतिहासिक कार्य को कराने में अहम भूमिका निभाने में लगा है। उन्हें विश्वास है कि जब फैसले की कठिन घड़ी में देश शासन प्रशासन सकते में था, तब अनुज सफल रहे तो शिलान्यास का कार्य भी पूर्ण सफलता के साथ संपन्न कराएंगे। अनुज के पिता को भी यह विश्वास है कि शिलान्यास के साथ अब जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा।
पड़ोसी दिलीप कुमार झा ने बताया कि अयोध्या का मिथिलांचल से पुराना संबंध है। मिथिला की बेटी सीता अयोध्या की बहू थी। आज इस मौके पर भी अयोध्या का रिश्ता मिथिला से भगवान ने जोड़े रखा है। अनुज विद्यालयी स्तर से ही अपने दायित्वों का निर्वाह सफल पूर्वक करने वाले में रहे हैं। आज भी उन्हें सरकार ने जो दायित्व सौंपा है उसे कुशल पूर्वक निर्वाह करेंगे, ऐसा विश्वास है। पंचायत के पैक्स अध्यक्ष नवनीत कुमार दास, श्याम चंद्र साहू, प्रमोद यादव, मदन मोहन झा, संदीप दास सहित ने अनुज के कार्यों की प्रशंसा की। जब अनुज कुमार झा 4-5 साल के बच्चे थे, उस टाइम में ऐसा बच्चा नहीं होता है। कभी किसी से नहीं शर्माते थे, सबसे बातचीत करते थे। अभी की जो बात है तो इतना लोग सबको समाज में पब्लिक को खुश देखते हैं, उससे हम बहुत खुश हैं। ये हमारी भगवान के आशीर्वाद है। हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे से खुश हैं, भगवान सबको ऐसे ही बचे। हमारी सौभाग्य है। हम लोग तो सपने में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी होती है, कि ऐसा होगा। हम लोग ऐसा कुछ किए भी नहीं थे। ये तो माँ सीता की भगवान का आशीर्वाद है, श्री राम का। उनको ये अवसर मिला है, इससे हम लोग बहुत खुश हैं। गौरव महसूस कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खुशी है। बहुत गर्व महसूस करते हैं। हमारे गांव का ही नहीं, क्षेत्र का, जिला का, बिहार का, ये सब का नाम है। हमारे परिवार का लड़का अयोध्या में डीएम है और वो राम मंदिर जैसे मुद्दा पर नॉमिनी बना है और उसको शिलान्यास के लिए ये किया जाएगा, तो इससे बढ़ के कोई ये नहीं है हम लोगों के लिए। बहुत बड़ा उत्साह है हम लोगों में, बहुत गौरव। हम लोगों जगदम्बा की कृपा से ये हमारे परिवार का ऐसा सपूत जन्म लिया जो आज हम लोग का गौरव का, ये मिथिलांचल की धरती पर ऐसा सपूत जन्म लिया है। चाहे राम जन्मभूमि का शिलान्यास में सहयोग करने के हेतु नोमी हैं। हम अपने आप को बहुत गौरव महसूस करते हैं। जगदम्बा की कृपा है सब। देखिए, अनुज की सबसे बड़ी बात है कि जब से उन्होंने पढ़ाई शुरू की और अभी तक पढ़ाई में भी ऐसा रहा कि बहुत कम खर्चों में, बिना ट्यूशन के, सब कुछ के पढ़ाई में बहुत लगन था उनका। हमेशा उन्होंने कामयाबी हासिल की पढ़ाई में। ग्रेजुएशन करते करते उनको दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एलडीसी का जॉब हुआ और उन्होंने वो सफ़र वहाँ पर रोका नहीं। उन्होंने लगातार 6 नौकरी प्राप्त की सरकारी और 6 अलग अलग कंपटीशन से पास किया उन्होंने। एलडीसी वाली जॉब, यूडीसी, कस्टम में वो भी यूपीएससी लेवल की एग्ज़ाम थी। और उन्होंने उसके बाद ये तय किया कि हमें ये उन्होंने बचपन में ही तय किया था कि मुझे आईएएस बनना है और उसके लिए उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ा और यूपीएससी की एग्ज़ाम उन्होंने दिया और उसमें पहली बार तो उन्हें एलाइड सर्विस हुआ। रैंक कुछ ज़्यादा था तो उन्हें एडीआरएम की जॉब मिली। वो मुरादाबाद में उन्होंने ज्वाइन किया और साल भर करीबन उन्होंने रेलवे सर्विस में जॉब किया। उसके बाद अगले टर्म उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उन्होंने आईएएस की परीक्षा पास की। उन्होंने 52 रैंक उनको मिला। उसके बाद वो मुरादाबाद में उन्होंने एसडीएम की जॉब प्राप्त की और उसके बाद पहली बार उन्होंने मुरादाबाद में डीएमसी पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया। और जैसे मुरादाबाद में एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग जॉब थी उनको, जल संसाधन को लेके, जल एकत्रित करके, सिंचाई को लेके बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ। तो उन्होंने बड़ी बड़ी तालाबों को वहाँ पर जीर्णोद्धार करवाया और सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर सुदृढ़ कराई। जहाँ भी गए, कन्नौज गए, रायबरेली गए, बुलंदशहर में बहुत बड़ा मुद्दा हुआ, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाला। उसके बाद अयोध्या में उन्होंने डीएमशिप उनको योगी जी दिया, भरोसा करके कि आप यहाँ रहेंगे तो काम आप अच्छी तरह से करिएगा। तो राम मंदिर का काम उन्होंने अभी संभाल रहे हैं। हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है, पूरा मिथिलांचल के लिए गौरव की बात है। हम लोग बहुत खुशी का माहौल, खुशी अनुभव करते हैं। पढ़ाई लिखाई बहुत सर्वसाधारण स्कूल में हुआ और गांव के प्राथमिक स्कूल से उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पाई
गांव के मिडिल स्कूल से उन्होंने मिडिल पास किया। इसमें उनको प्रथम स्थान आता गया। झंझारपुर के केजरीवाल स्कूल से उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की कि मैं दरभंगा में एडमिशन लेना चाहता हूं। मेरी स्थिति उस समय बहुत खराब थी। मैं केंद्रीय सरकार के हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में कार्यरत थे। उससे दुश्मनी के कारण हमारी नौकरी वहां छूट गई थी। केस में कोर्ट में हमारा केस था। सीबीआई इंक्वायरी भी हम पर हुआ, लेकिन सीबीआई ने हमको क्लीन चिट दे दिया। और दरभंगा से उन्होंने मेमोरियल स्कूल से आईएससी पास किया, फर्स्ट डिवीजन से। बहुत मामूली खर्चा वो हमसे लेते थे। और उन्होंने बीएससी की दर्जा प्रथम श्रेणी में पास किया। फिर वे दिल्ली जाने की हमसे मांग की। बहुत कम खर्चा है। वो दिल्ली में वहां पर ट्यूशन व्यूशन करके अपना एस्टैब्लिशमेंट जमाया। प्रथम नौकरी उन्होंने दिल्ली सेक्रेटरीट में एलडीसी से किया। फिर उनको बाद में सरजू नहर परियोजना में सीनियर अकाउंट्स क्लर्क में हो गया। उसके बाद उनको एक बार गुजरात में भी पोस्टिंग हुआ था पीएफ सेक्शन में, लेकिन वहां उन्होंने जाने से इनकार किया क्योंकि वहां की स्थिति कमजोर थी। दिल्ली सेक्रेटरीट के बाद उनको प्रिवेंटिव ऑफिसर कस्टम में नौकरी हुआ। कलकत्ता में पोस्टेड थे। वहीं से उन्होंने आईएएस की तैयारी करने लगे और फर्स्ट बार इनको रेलवे डिपार्टमेंट में उनकी पोस्टिंग हुई। एलाइड के रूप में पोस्टिंग हुए। और उसके बाद से फिर दूसरी बार उन्होंने परीक्षा दी। फिर आईएएस में उनको 52 रैंक आया। महोबा में उन्होंने डीएम का पद संभाला, इवन डीएम का कमान संभाला। वहां पर बहुत अच्छी इनकी ख्याति रही। अखिलेश सरकार भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जोगी जी के सरकार उनको मनरेगा में पोस्टिंग कर दिया। मनरेगा में चले आए और जब एक ही महीना वहां काम किए तो उनका नाम जस वहां बहुत हो गया। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन एंड वेलफेयर में पोस्टिंग किया। उनकी ख्याति वहां बहुत रही। उनका जस प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गया। उसके बाद अयोध्या डीएम के रूप में पोस्टेड है। वहां उनकी ख्याति बहुत है और सब तरह से काम। जब कोविड का समय आया है, कोरोना का, तब पहले पेपर में आता था कि अयोध्या में अयोध्या का लक्ष्मण रेखा, वहां पर एक भी केस नहीं था। मोदी सरकार इनसे बहुत प्रसन्न है और बहुत ही विश्वासी आदमी है। 50-60 साल पहले ये पुराना मकान हम बनाए थे, जिसको आप देखते होंगे कि अभी टपक रहा है, लेकिन हम उसकी मरम्मत नहीं करा पा रहे हैं। हमारे बगल के एक तो पुराने आईएएस हैं, जिनकी जीवनी भी गरीबी परिवार से है, भागीरथ लाल दास। उनसे कुछ प्रेरणा इनको मिली। वो जिनका जैसा जीवन था, ये खेत में भी काम किए हैं, सिंचाई भी करवाए हैं, पौधा बहुत लगवाए हैं, उसका संरक्षण बहुत किए हैं और घर के सारे काम करते हुए ट्रैक्टर भी चलाना जानते हैं, ये मवेशी को खिलाना भी जानते हैं, ये कुदाली भी चलाना जानते हैं। ये सब काम करने के बावजूद भी यहाँ से वो, यही प्रेरणा थी उनकी कि भाई उनका फेल हो गया और हमारे आंख से आंसू गिरने लगे। वो निश्चय किया कि हम पिता के आंख से आंसू पोंछेंगे। बहुत नीचे तबके के परिवार से उठे हैं और मां दुर्गा का भक्त है, इसलिए इस तरफ की गरिमा पाने के लिए हम उन्हीं का आशीर्वाद समझते हैं। जो भी हमारे पास संपत्ति है या जो भी हमारे बच्चे हैं, सब उनके आशीर्वाद है
उन्हीं का है, समाज के है, देश के है। वो जगदम्बा उनको हमारे अंक लगा दिए हैं, इसलिए हमारे में, नहीं तो हमारी कहाँ क्षमता थी कि ये चीज हम देखते, इतना गौरव हमें प्राप्त होता। और सीता जी शक्ति रूपा है, तो हम वही समझते हैं कि उनकी कृपा से उनको सेवा करने का मौका मिला है। हमारे पितर भी तृप्त है, जो कोई राम काज में लग जाता है, भगवान के काज में लग जाता है, तो उनका यहाँ और ऊपर का परिवार सब तृप्त हो जाता है। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के दिन पूरे हरलाखी प्रखंड में दीपोत्सव का आयोजन होगा, जिसको लेकर प्रखंड के सभी लोग जोर शोर से तैयारियों में जुटे हुए हैं। इस दिन को ऐतिहासिक दिन के रूप में मनाया जाएगा। लोगों में अभी से खुशियां व्याप्त है। हरलाखी प्रखंड के विशौल गांव स्थित विश्वामित्र आश्रम सहित पूरे गांव में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। कल अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए भूमि पूजन होना है, जिसको लेकर लोगों के बीच गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कल के दिन को विशेष दिन के रूप में मनाने का संकल्प लिया है, जिसको लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है, जिसके तहत दीप पूजनोत्सव मनाई जाएगी। इसके लिए आश्रम में सभी तैयारियां चल रही है। वहीं गांव की बालिकाओं में भी काफी उत्साह देखा गया। एक दिन पहले से ही गांव की लड़कियां आश्रम के मंदिर में भगवान सीताराम का पूजा अर्चना व रामधुन गाते दिख गईं। आश्रम के महंत ब्रिजमोहन दास ने बताया कि कल का दिन उनके जीवन का सबसे अहम दिन है। अयोध्या में श्री राम की भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन होना है, जिसको लेकर कल पूरे गांव में दीप पूजनोत्सव का कार्यक्रम होगा। सभी लोग अपने घरों में दीप प्रज्वलित करेंगे। हिंदुओं के आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर 500 वर्ष बाद अयोध्या में बनना सुनिश्चित हुआ है। इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। जैसे 14 वर्ष के वनवास को खत्म कर भगवान अयोध्या लौटे थे और अयोध्या में उनके स्वागत में लोगों ने दीप प्रज्वलित कर उनका स्वागत किया था व खुशियां मनाई थी, उसी प्रकार रामलला के मंदिर बनने के लिए हो रहे भूमि पूजन के अवसर पर विशौल ही नहीं पूरे देश में दीप प्रज्वलित कर खुशियां मनाएंगे। वहीं कलना गांव के कल्याणेश्वर मंदिर में भी दीप पूजनोत्सव का कार्यक्रम होगा। कल अयोध्या में हमारा रामचंद्र जी के मंदिर निर्माण के लिए वहाँ पर भूमि पूजन होने जा रहा है। और ये जो विश्वामित्र आश्रम है आप लोग के गांव में, आप लोग पूजा पाठ करने आए हैं, कितना खुश है आप लोग? हम लोग बहुत खुश है। कल अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रही है और हमारे भूमि पूजन होगा कल। और हमारे गाँव में सुना है कि यहाँ पे राम जी आके ठहरे थे, इसलिए हमारे पूरे गाँव में सब कोई बहुत खुश है। कल एक पुनः दीपावली के रूप में दीप जला के पूजा पाठ करके हम लोग बहुत खुश है। इस तरह सब करेंगे। आप कुछ कल अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसा इसलिए कि ऐसा माना गया कि बिसौल में विश्वामित्र स्थान यहाँ श्री राम जी विश्राम किए थे। इसके साथ साथ गांव के सभी नागरिक बहुत ज़्यादा खुश हैं कि 500 बहुत पुराना जो एक हम लोग के लिए दीपावली की तरह ही मनाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पुराना एक मन्नत थी कि राम मंदिर बने, अयोध्या में राम जी का प्रतिमा रहे, और वही 500 वर्षों पुराना सपना कल साकार होने जा रही है। इससे हम लोग बहुत खुश हैं। हम सखिया लोग यहाँ विश्वामित्र आश्रम में आए हैं, इसी के लिए दीप कल ज्वलित करेंगे। गांव में भी हम लोग ने आपस में बैठ के बात की है कि गांव में ही जगह जगह जैसे दीपावली मना चुके हैं श्री राम जी, 14 वर्ष के बाद आए थे, तो अयोध्या पूरे दीपावली के रूप में मनाया गया था। पुनः दीपावली कल के दिन 3 तारीख को फिर से दीपावली मनाए, 5 को फिर से दीपावली मनाया जाएगा। और अयोध्या में राम जी के मंदिर का स्थापित के लिए जो भूमि पूजन है उसके उपलक्ष्य में।
जी कल भूमि पूजन है अयोध्या में, क्या कुछ तैयारी है? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम लोग भगवान गणेश जी से वंदना करते हैं कि कल जो हमारा राम जन्मभूमि परिसर में भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वह निर्विघ्न रूप से संपादित हो, संपन्न हो। यह 500 वर्षों के बाद में हमारा पुनः राम जी का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, राम जी का मंदिर बनने जा रहा है। हम जनकपुर वासियों को बहुत खुशी है, अयोध्या से भी अधिक हम लोगों को खुशी है। और हम लोग यह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह भव्य और एक सुंदर मंदिर का निर्माण हो। हम हिंदुओं का यह बहुत काल से, यह प्राचीन बहुत समय से यह सपना था, जो आज यह सपना हम लोगों का यह पूरा हो रहा है, इसलिए हम लोगों को बहुत इस बात की खुशी है। यह जो विश्वामित्र आश्रम है भगवान से जुड़ा हुआ है, इसको लेकर के क्या बिसौल गांव में क्या कुछ खुशी देखा जा रहा है? यह विश्वामित्र आश्रम भगवान राम से संबंधित है। यहाँ पर भगवान राम जी विश्वामित्र जी के साथ में आए थे और यहीं पर ठहरे थे, इसलिए भगवान राम जी से संबंधित होने के कारण यह पूरे गांव में बहुत उत्साह है कि कल हमारे राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन अयोध्या जी में होगा और पूरा कल गांव में धूमधाम से इस उत्सव को मनाया जाएगा दीपोत्सव के रूप में। मैं महंत ब्रजमोहन दास, ग्राम पोस्ट बिसौल, विश्वामित्र आश्रम, प्रखंड सह थाना हरलाखी, जिला मधुबनी। कल भूमि पूजन है, बताइए। हाँ, भूमि पूजन राजवंश सरकार के मंदिर का है। ये 500 वर्ष से हम सब प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए, मिथिला राम जी की ससुराल है, तो ससुराल में तो जगह जगह दीप उत्सव रंगोली जो है बनाई जा रही हैं। घर घर बच्चे बच्चे में बहुत प्रसन्नता आनंद है कि जो है ये सौभाग्य हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। हजारों लोग बलिदान हो गए, लाखों लोग सैकड़ों बार जो है आक्रमण हुए, कितना कितना। ये आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि जो ये भूमि पूजन का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के हाथ से हो रहा है। कल्याणेश्वर स्थान से क्या भगवान का एक संबंध? कल्याणेश्वर नाथ भगवान विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेके आए हुए थे, तो ये आम के बगीचे में ठहरे थे। यहाँ से ही राम लक्ष्मण फूलहर से फूल लेने के लिए गए। फूल लेकर के आए तो सुमन पाए मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य शीश दो भाइन दीनी। फूल लेकर के कल्याणेश्वर नाथ का पूजन किया और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे, कि आपके सुफल मनोरथ हों। और तब से लेके आज तक करोड़ों लोग जो है वहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और मिथिला का जनकपुर का परिक्रमा जो होता है 15 दिन का विश्व प्रसिद्ध, वो कल्याणेश्वर नाथ से ही शुरू होता है और वहीं पर एंड होता है, इसके बाद अंत्यगिरी। तो ये हम सभी लोग जो है कल बहुत बड़ा दीपोत्सव मनाएंगे और बहुत सब कुछ जो है राम जी के जो है, हम क्या यहाँ तो घर घर लोग जो है आनंद मना रहा है, क्योंकि ससुराल है। ससुराल में जितना आनंद होता है। अपने परिचय बताइए। मेरा नाम रामभूषण दास निर्मोही हुआ और मैं राम जानकी मंदिर कलना कुटी में रहता हूँ। द न्यूज के लिए संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर के बरहारा नकटी के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली की समस्या से त्रस्त होकर विरोध प्रदर्शन किया। बीते कई दिनों से बिजली नहीं होने पर कई बार आवेदन व अन्य माध्यम से संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन बस पदाधिकारियों के द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है। विद्युत कार्यपालक अभियंता और विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मधुबनी के समक्ष ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर राजनगर बरहारा नकटी के सैकड़ों ग्रामीण ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे प्रहलाद कुमार, उत्तरानंद पासवान, छोटे पासवान, रंजीत सहित दर्जनों लोगों ने बताया कि 1 महीना पहले विद्युत एसडीओ को ट्रांसफार्मर बदलने को लेकर आवेदन दिया था, लेकिन विद्युत एसडीओ द्वारा जब भी उनसे बात हुई वह बोलते आज बदलेंगे, कल बदलेंगे और टाल मटोल कर रहे थे। इसी तरह से महीनों टल गए। बरसात के अंधेरे में सांप व कीड़े का डर और बेतहासा गर्मी बर्दाश्त के बाहर है। इस लॉकडाउन की स्थिति में बिजली नहीं रहने के कारण लोग गर्मी में नहीं रह पा रहे हैं। बिजली नहीं रहने के कारण रात के अंधेरे में सांप कीड़े के साथ साथ चोरों का भी डर बना रहता है। उन लोगों ने अविलंब ट्रांसफर बदलने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ बिजली एसडीओ से बात करने पर उन्होंने बताया कि शाम तक 63 केवी का ट्रांसफार्मर लग जाएगा। घर से बाहर लोग निकलता नहीं है, लॉकडाउन में सब परेशान है। वैसे लोग को ट्रांसफार्मर जड़ गया, घर मेरा बरहारा हुआ,
पंचायत भरसिमर पूर्वी वार्ड नंबर 6 नाम उतारण पासवान हुआ। हम लोग को ट्रांसफार्मर जल गया। आज कम से कम 15-16 रोज से लाइट नहीं आ रहा। हमारे गांव में पूरे बच्चे और बूढ़े एकदम बहुत परेशान हो चुका है। एसडीओ साहब को बोलते हैं, जेई साहब को बोलते हैं, कहता है कल लग जाएगा, परसों लग जाएगा, आधा घंटा में लग जाएगा। करते करते आज 15-16 रोज हो गए। आप बताइए, गर्मी में एक तो लॉकडाउन है, घर से बाहर लोग निकलता नहीं है। लॉकडाउन में सब परेशान है, वैसे घर से कहाँ जाएगा भाग के? रहेगा तो बिजली रहेगा तभी उसके बाद न घर में रहेगा। सब परेशान होकर के बहुत आदमी, बच्चा बहुत बीमार हो चुका है। अब बताइए हम लोग क्या करें? इसी समस्या को लेकर आप आए थे प्रदर्शन करने आए? बिल्कुल जी। क्या नाम हुआ आपका? उत्तरानंद पासवान। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना ने आम जनों से लेकर व्यवसायी तक की स्थिति ढीली कर दी है। कोरोना की मार और फिर लॉकडाउन के कारण बंद बाजार के कारण व्यवसायिक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इसको लेकर जयनगर के वाटरवेज चौक स्थित बाजार के कर्मियों ने हाथों में बैनर लेकर जयनगर प्रशासन और बिहार सरकार के खिलाफ रोष जताया। वैश्विक महामारी कोरोना काल में बेरोजगारी को लेकर कई जगहों पर सरकार का विरोध होने लगा है। बीते मार्च महीने से कोरोना महामारी को लेकर सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने से कई प्राइवेट सेक्टरों में लोग बेरोजगार हो गए हैं। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के वाटरवेज चौक स्थित बाजार लंबे समय से लॉकडाउन के कारण बंद रहने से इसमें कार्यरत कर्मियों ने मंगलवार को भी बाजार व शॉपिंग मॉल के सामने हाथों में बैनर लेकर सरकार और प्रशासन के प्रति रोष जताया, जिसका नेतृत्व बाजार के प्रबंधक नीतीश कुमार ने किया। सभी कर्मियों के हाथ में तख्ती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या तो दुकान खोलने दो या फिर रोजगार दो, वहीं दूसरे तख्ती में भी जयनगर प्रशासन दुकान खोलने दो या फिर रोजगार दो जैसे स्लोगन लिखे थे। गौरतलब है कि कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम के लिए सरकार अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है, जबकि विश्व स्तर पर इस महामारी को बहुत हद तक अपने नियंत्रण में कर लिया गया है। वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण अभी भी काफी तेजी से फैल रहा है। इस महामारी के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लगातार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, जिसके कारण मध्य व निम्न वर्ग के लोग आर्थिक रूप से पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। पूर्व विदेश मंत्री सह वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा बेहतर बिहार बनाओ अभियान के 4 दिवसीय दौरा को लेकर झंझारपुर पहुंचे। इस दौरान प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने बताया कि बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए कुल 2000 करोड़ रुपए की लागत से 10 लाख घर बनवाएंगे। बेहतर बिहार बनाओ अभियान के 4 दिवसीय दौरा को लेकर पूर्व विदेश मंत्री सह वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा झंझारपुर पहुंचे, जहां NH-57 स्थित मधुबन होटल में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने मिथिला के परंपरानुसार पूर्व मंत्री सिन्हा को सम्मानित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज बिहार में जीविका और जीवन दोनों दांव पर लगा है। बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ देखना छोड़कर सरकार वर्चुअल रैली करने में लगी है। सवाल के लहजे में कहा कि क्या अजीबोगरीब स्टाइल बना लिया है सरकार ने। आज पटना में बैठकर बयान दे रहे हैं। सारी बाधाओं के बावजूद लोग बाढ़ पीड़ितों से रूबरू होने चले हैं। इसके लिए चाहे कानून का उल्लंघन भी हो तो उन्हें मंजूर है। जिनके घर बाढ़ में ध्वस्त हो गए हैं वे NH पर शरण लेकर विकट स्थिति में दिन रात बिताने को मजबूर हैं। 2 तटबंधों के बीच रहने वाले जिनका घर ढह गया उन्हें सरकार बाढ़ग्रस्त मानती ही नहीं। यह केवल लूट खसोट का धंधा है। 73 वर्षों के बाद भी बिहार के लोग सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी को भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले 2 साल के भीतर बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 लाख घर बनवाएंगे। 2000 करोड़ रुपए की इसके लिए जरूरत होगी, लेकिन जरूरत पड़ी तो भीख मांग कर 2000 रुपए
करोड़ रुपए से 10 लाख परिवार का घर बनाएंगे, यह उनकी महत्वाकांक्षी योजना है। 4 दिवसीय दौरा समाप्त होने के बाद बाढ़ पीड़ितों की समस्या और निदान को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। आज बिहार भगवान भरोसे है, सड़क पर लोग जमे हैं, शासन प्रशासन बेखबर है, उनकी तकलीफ को सुनकर दूर करने वाला कोई नहीं है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि कोरोना ने स्वास्थ्य विभाग को बौना बना दिया है। प्रकाश पर्व का हम विरोध नहीं करते, लेकिन उसी तरह कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को मजबूत करना चाहिए था। डबल इंजन की सरकार को इंसान की चिंता नहीं, केवल चुनाव की चिंता है। कोरोना, बाढ़, बारिश से जीवन और जीविका बर्बाद हो गया है। उस जीवन और जीविका को बचाने की जरूरत है। जीविका के लिए बिहार में चल रहे उद्योग, चीनी मिल, सुता मिल, पेपर मिल, चमड़ा उद्योग सहित कई अन्य उद्योग धंधों को बंद कर दिया गया है, जिससे बिहार की जनता बेरोजगारी की मार झेल रही है। सूबे के 30 जिला बाढ़ग्रस्त रहने के बावजूद सरकार ने इन जिलों को बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं किया है। इस दौरान मोहम्मद अखलाक, नागमणि, प्रबोध चंद्रदास, प्रमोद यादव, सुनील मंडल समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नहीं है कार्ड, उसके लिए राशन कार्ड देने का आदेश हुआ, एक भी डीलर किसी को नहीं दिया। वाला पैसा भी डीलर लोग बोला 1000 रुपया मिलेगा, वो भी नहीं मिला है। वाला पैसा भी डीलर लोग बोला 1000 रुपया मिलेगा, वो भी नहीं मिला है। इतना का पानी है घर में टोटल सर 9-8 लेंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन 2 साल के भीतर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि 2 साल के भीतर हम लोग 10 लाख बाढ़ पीड़ितों के लिए घरों का निर्माण करेंगे। अगर वो स्वयं अपनी जमीन पर घर बनाना चाहते हैं तो उनको ये पैसा उपलब्ध कराएगा 2 लाख रुपया, वो खुद अपना घर बना के उसमें रहेंगे। जो लोग अपना घर बनाने की स्थिति में नहीं है, घर डूब जाता है हर साल, वैसे लोगों को ऊंचे स्थान पर घर बनाकर दिया जाएगा, ताकि बाढ़ के टाइम में 2 महीना 3 महीना जितना दिन रहना हो वो लोग आकर इस घर में रह सकते, और बाकी टाइम में इस घर का जो भी उपयोग होगा वो हम लोग तय करेंगे। ये एक योजना मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग एक ये देवेंद्र जी का ही दिया हुआ काम है कि हम लोग एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिए हैं। हमारे जो मित्र यहाँ बैठे हैं वो सब सदस्य हैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूपीए की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये घोषणा आज आपके सामने करता हूँ और चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये संदेश हम लोगों का हर बार पीड़ित परिवार के पास पहुंचे। यहाँ 2 तटबंधों के बीच में जो लोग रहते हैं उनको बाढ़ पीड़ित सरकार मानती ही नहीं। घर डूबा हुआ है, घर रहने लायक नहीं रहा, वो ऊंचे स्थान की खोज में जहां जगह मिल रही है वहां रह रहे हैं, लेकिन उनको स्वयं हम लोगों ने इस कान से सुना लेने के बाद किसी को किसी प्रकार की रिलीफ है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारा बाढ़ राहत का काम कागजों में, और जैसा देवेंद्र जी ने कहा कि इसमें भारी मूल खसोट है। हर साल एक फसल बनती है सरकार के लिए और हर साल इसमें लूट खसोट। अगर 73-74 वर्ष की आजादी के बाद भी उत्तर बिहार में लोग आज सड़क के ऊपर बसने के लिए,
मजबूर है अपने मवेशियों के साथ, तो ये हम सब लोगों के भारी शर्म की बात है। मैं आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि मैं रास्ते भर देखता आया किस परिस्थिति में गरीब लोग रह रहे हैं और इससे उनको छुटकारा मिलना चाहिए, और ये छुटकारा उनको 2 साल के भीतर उपलब्ध कराया जा सके। हम 2 साल का समय मांग रहे हैं। हम बाढ़ ग्रसित इलाकों में जमीन ढूंढकर 10 लाख घर बनवाएंगे। जो अगर बाढ़ आ गई, पहले तो बाढ़ रोकने का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर अप्रत्याशित ढंग से पानी घुस आया किसी क्षेत्र में, लोग घर में नहीं रहने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसे 40-50 लाख लोगों को या 10 लाख परिवारों को हम लोग 2 कमरे का घर उपलब्ध कराएंगे। 2 कमरे का घर का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 शयन कक्ष होगा, वरांडा होगा, रसोई घर होगा, बाथरूम होगा। ऐसे घर बनवाएंगे हम लोग। कोशिश करेंगे हम लोग उद्देश्य से निकले, ये है हम लोग जो बाढ़ से पीड़ित लोग हैं उनकी तकलीफ के साथ अपने को जोड़ना है, उनकी तकलीफ के साथ अपने को जोड़ने हैं। जैसा देवेंद्र जी ने कहा, कोई इसमें राजनीति नहीं है, इसलिए आपने देखा कोई झंडा बैनर नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग सब इकट्ठे होकर केवल एक उद्देश्य आए हैं कि उनकी तकलीफ स्वयं देखें और उसके साथ हम अपने को जोड़ें। 4 दिनों का कार्यक्रम लेकर हम लोग निकले हैं। 6 तारीख को ये कार्यक्रम सूर्यास्त के बाद समाप्त होगा। हमारा जो उद्देश्य ये है कि 9-10 जो सबसे बुरी तरह से बाढ़ प्रभावित जिले हैं, उसमें हम लोग जाएं, लोगों से स्वयं मिले, बातचीत करें, क्योंकि हम लोग केवल बयानबाजी में विश्वास ये एक अजीबोगरीब स्टाइल चल रहा है। पटने में बैठकर बिना जानकारी दिए हुए तो पटने में बयान दे रहे हैं, और पटने में बयान एक तरफ से आता है, कोई क्षेत्र में नहीं निकलता। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि सारी बाधाओं के बावजूद अगर सरकारी आदेश का उल्लंघन भी होता है तो हो, लेकिन हम लोग स्थल पर जाएंगे, ग्राउंड रियलिटी स्वयं देखेंगे, और यहां से लौटने के बाद हम लोगों का इरादा है कि हम लोग सब लोगों से बातचीत करने के बाद, सारी कमियों को देखने के बाद हम लोग एक रिपोर्ट बनाएंगे और बिहार के राज्यपाल को ये रिपोर्ट हम लोग सौंपेंगे लौटने के 4 दिनों के भीतर। यहाँ पर रास्ते भर हम लोग देखते आए हैं कि किस परिस्थिति में बाढ़ पीड़ित लोग रह रहे हैं, और यहाँ आकर बहुत आश्चर्य हुआ जब हम लोगों ने सुना कि यहाँ 2 तटबंधों के बीच में जो लोग रहते हैं उनको बाढ़ पीड़ित सरकार मानती ही नहीं। घर डूबा हुआ है, घर रहने लायक नहीं रहा। वो ऊंचे स्थान के खोज में जहां जगह मिल रही है वहां रह रहे हैं, लेकिन उनको स्वयं हम लोगों ने इस कान से सुना लेने के बाद किसी को किसी प्रकार की रिलीफ है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारा बाढ़ राहत का काम कागजों में, और जैसा देवेंद्र जी ने कहा कि इसमें खाली लूट खसोट है,
हर साल एक फसल बनती है सरकार के लिए और हर साल इसमें लूट खसोट। अगर 73-74 वर्ष की आजादी के बाद भी उत्तर बिहार में लोग आज सड़क के ऊपर बसने के लिए मजबूर हैं अपने मवेशियों के साथ, तो ये हम सब लोगों के लिए भारी शर्म की बात है। मैं आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, तो ये है कि मैं रास्ते भर देखता आया किस परिस्थिति में गरीब लोग रह रहे हैं और इससे उनको छुटकारा मिलना चाहिए और ये छुटकारा उनको 2 साल के भीतर उपलब्ध कराया जा सके। हम 2 साल का समय मांग रहे हैं। हम बाढ़ ग्रसित इलाकों में जमीन ढूंढकर 10 लाख घर बनवाएंगे। जो अगर बाढ़ आ गई, पहले तो बाढ़ रोकने का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर अप्रत्याशित ढंग से पानी घुस आया किसी क्षेत्र में, लोग घर में नहीं रहने के लिए मजबूर हैं, तो ऐसे 40-50 लाख लोगों को या 10 लाख परिवारों को हम लोग 2 कमरे का घर उपलब्ध कराएंगे। 2 कमरे का घर का मतलब ये हुआ कि उसमें 2 शयन कक्ष होगा, बरामदा होगा, रसोई घर होगा, बाथरूम होगा। ऐसे घर बनवाएंगे हम लोग। कोशिश करेंगे कि एक कम्युनिटी, एक समाज में वो लोग रहें और कम से कम एक स्थान पर इस तरह के 500 घर बनाए जाए। और जब बाढ़ से वो लोग प्रभावित होकर उन घरों में आने के लिए मजबूर होते हैं, पनाह लेने के लिए मजबूर होते हैं, तो उनके लिए सारी व्यवस्था वहां पर की जाएगी, जिसमें भोजन की व्यवस्था होगी, मेडिकल की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी, ताकि स्कूल के बच्चे जो हैं वो शिक्षा से वंचित नहीं रह जाएं, और जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा करने की व्यवस्था होगी बाढ़ के। मैंने एक कैलकुलेशन किया, एक हिसाब लगाया कि 10 लाख इस प्रकार का घर बनाने में हम लोगों को 2 लाख प्रति घर के हिसाब से 2000 करोड़ रुपया खर्च होगा। बिहार सरकार का बजट लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का है। 2.25 लाख करोड़ रुपए में 2000 करोड़ रुपया ढूंढ लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग भीख मांगेंगे, हम लोग उधार लेंगे, जो करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन 2 साल के भीतर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि 2 साल के भीतर हम लोग 10 लाख बाढ़ पीड़ितों के लिए घरों का निर्माण करेंगे। अगर वो स्वयं अपनी जमीन पर घर बनाना चाहते हैं तो उनको ये पैसा उपलब्ध कराएगा 2 लाख रुपया, वो खुद अपना घर बना के उसमें रहेंगे। जो लोग अपना घर बनाने की स्थिति में नहीं है, घर डूब जाता है अक्सर, वैसे लोगों को ऊंचे स्तर पर घर बनाकर दिया जाएगा, ताकि बाढ़ के टाइम में 2 महीना 3 महीना जितना दिन रहना हो वो लोग आकर इस घर में रह सकते, और बाकी टाइम में इस घर का जो भी उपयोग होगा वो हम लोग तय करेंगे। तो ये एक योजना मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम लोग एक ये देवेंद्र जी का ही दिया हुआ नाम है कि हम लोग एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिए हैं। हमारे जो मित्र यहाँ बैठे हैं और सब सदस्य हैं यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस यूडीए की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये घोषणा
आज आपके सामने करता हूं और चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये संदेश हम लोगों का हर बार पीड़ित परिवार के पास पहुंचे। चेहरा रोज अखबार में दिखाती है, नहीं तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। तो थोड़ा मोड़ा हुआ है, चुहाव में काट दिया है, पिछली बार भी देखे हो। ये जानवर का दोष दे रहे हो, तुम्हारा वर्क कल्चर जो है कोलैप्स कर चुका है, सारे भ्रष्टाचार का समुद्र लहरा रहा है। इस बाढ़ की राहत को लूटने के लिए बाढ़ में तटबंध की सुरक्षा के नाम पर, इसीलिए हम लोग आए हैं कि आप सदभाव अपनी बात कहेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों की आवाज बने और कम से कम कोई कार्य योजना बने, तो कम से कम बाढ़ से राहत हो जनता को। बाढ़ से अभी कोई राहत नहीं होता है, हर बार उपदेश दिया जाता है, समस्या बताया जाता है, समाधान नहीं निकलता है। कहते थे भारत नेपाल से वार्ता करेंगे, तो डबल इंजन की सरकार है। अब तो तुम्हें देश भर में समस्या का हल हो सकता है, नेपाल से निकलने वाली नदियां। अब क्यों नहीं समाधान निकलता? नेपाल से वार्ता करिए और जो भी वार्ता करके इसका कोई अस्थायी समाधान भारत सरकार का होगा, नहीं तो मिथिलांचल में कोई उपाय नहीं है मरने के सिवा। इधर कोरोना से मरिए, इधर बाढ़ से मरिए, इधर आसमानी तूफान वज्रपात से मरिए, मौत के लिए जनता को छोड़ दिया गया है। इसीलिए हम लोग अंतिम बात यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अंतिम दम तक जनता के बीच में जाकर उनकी जान रक्षा की चिंता करेंगे। वर्चुअल रैली जिनको करना है उनको वोट की चिंता है, और इसके बाद भी वो वोट की चिंता उनको है। इंसान के जान की चिंता नहीं है, चुनाव की चिंता सरकार को ज्यादा हो गई है। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग जब इन गरीबों का और बाढ़ पीड़ितों का आवाज बनने के लिए हम लोग तत्पर है, हम लोग तैयार है कि यदि जीवन भी जरूरी है और जीविका भी जरूरी है। आज ये जो मजदूर लोग हम लोग को घेरे हैं बाढ़ पीड़ित, ये 3 करोड़ से ऊपर बिहार से बाहर चला गया। कौन हुई भी द रिस्पॉन्सिबल? जिन लोगों ने उद्योग बंद कर दिया, लोहर चीनी मिल यही सटा हुआ लोहर चीनी मिल, यही अशोक पेपर मिल दरभंगा है, सटा हुआ आपका देवरिंग डिस्ट्रिक्ट है। सभी जगह चीनी मिल, चीनी मिल, पंडोल सूता मिल बंद हो गया, चर्म उद्योग सकरी बंद हो गया, हैंडलिंग उद्योग यहाँ अंसारी है, काफी हैंडलिंग उद्योग मधुबनी में था, सारा चौपट हो गया। हम लोग को बेरोजगार मैंने जीविका भी खत्म कर दिया, अब जीवन पर लग गया, अब जीवन खत्म हो रहा है बाढ़ में। जीवन और जीविका दोनों जरूरी है, लेकिन अब ये सरकार कहती है नहीं, जान जरूरी है, जान नहीं जरूरी है। मखाना का खेती बर्बाद हो गई, आप पता करिए मखाना की खेती बर्बाद हुआ कि अब ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित क्यों नहीं करता है सरकार? हमारा ये सवाल है कि आज हम ये मौजूद सवाल है बिहार के सामने, जो बिहार के 21 जिला उत्तर बिहार में बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ से पानी से परेशान है, तो बाढ़ग्रस्त घोषित क्यों नहीं हो रहा है? क्यों सरकार दोनों हो चुका है और ऐसे का नतीजा है कि टीएमसीएच में लोगों की मौत हुई। और हम समझते हैं और भी बीमारी जो जनरल सामान्य बीमारी है वो लोग आज दोनों तटबंध की हालत देख लीजिए, आप लोग को काफी जानकारी होगी। जो कमला बलान का पूर्वी और पश्चिमी, आज हम लोग जिस तटबंध पर खड़े हैं ये पूर्वी तटबंध, उधर पश्चिमी तटबंध, बीच में जो घाट चला है, अभी सूचना मिली हमको, सुनील ने सूचना दिया, बेचन और एक मोदी किसान था कमला बलान में, कौन गाँव था उसका, पिपरा घाट पुल में डूब गया, लाश मिला है 5 दिन के बाद, एक लाश अभी तक लापता है। यहाँ झंझारपुर कमला बलान से लेकर जमालपुर तक इंडिया की 9 लेकर पुल है, लाश नहीं मिला, उसका अंत्येष्टि कैसे? ये बाढ़ की हालत, इसीलिए हम बाढ़ पीड़ित लोगों की हालत हर साल ये फसल हो गया है सरकार की, तटबंध टूटे ताकि इसमें हम टूटे। ये फसल है सरकार का मौसमी फसल, बरसात का फसल है, करोड़ रुपया बालू। हम लोग अनुभव आप जानते हैं, 5 बार आपके क्षेत्र से पार्लियामेंट में बालू डाल देता है सीमेंट, उसमें क्रेट भी नहीं देता है, कहता सुरक्षा हो गया। हर साल जब तक उनकी सुरक्षा 15 दिन से पहले करना सरकार के लिए निर्देशित है, तो क्या कारण है कि महाराजी बांध टूट गया? अभी यहाँ आपका देख लीजिए, अभी वहां पर अभी जहाँ से आए हैं हम लोग अभी यहाँ गोपालखा का ले लीजिए, गोपालखा में बांध कहता है टूट जाता है और सरकार कहती है चेहरा रोज अखबार में दिखाती है, नहीं तटबंध पूरी तरह सुरक्षित है। तो थोड़ा मोड़ा हुआ है, चुहाव में काट दिया है, पिछली बार भी देखे हो। ये जानवर का दोष दे रहे हो, तुम्हारा वर्क कल्चर जो है कोलैप्स कर चुका है, सारे भ्रष्टाचार का समुद्र लहरा रहा है। इस बाढ़ की राहत को लूटने के लिए
बाढ़ में तटबंध की सुरक्षा के नाम पर। इसीलिए हम लोग आए हैं कि आप 10 गाँव अपनी बात कहेंगे कि हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ पीड़ितों की आवाज बने और कम से कम कोई कार्य योजना बने, तो कम से कम बाढ़ से राहत हो जनता को। बाढ़ से अभी कोई राहत नहीं होता है। हर बार उपदेश दिया जाता है, समस्या बताया जाता है, समाधान नहीं निकलता है। कहते थे भारत नेपाल की वार्ता करेंगे, तो डबल इंजन की सरकार है। अब तो तुम्हें देश भर में समस्या का हल हो सकता है नेपाल से निकलने वाली नदियां। अब क्यों नहीं समाधान निकलता? नेपाल से वार्ता करिए और जो भी वार्ता करके इसका कोई अस्थायी समाधान भारत सरकार का होगा। नहीं तो मिथिलांचल में कोई उपाय नहीं है मरने के सिवा। इधर कोरोना से मरिए, इधर बाढ़ से मरिए, इधर आसमानी तूफान वज्रपात से मरिए। मौत के लिए जनता को छोड़ दिए, उसका एक अभियान चला। डे न्यूज के लिए सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर की इस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला में कोरोना का कहर लगातार जारी। सोमवार को आए 65 संक्रमित के साथ कुल संख्या हुई 1337। बासोपट्टी गोलीकांड में संलिप्त 9 अपराधियों को पुलिस ने छापेमारी व पूछताछ के आधार पर किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने की प्रेस वार्ता। बाबूबरही के बरुआर के मुकुंद कुमार ठाकुर ने यूपीएससी की परीक्षा में किया 54वां रैंक हासिल। जिला में खुशी की लहर। जिला पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रैपिड एंटीजन किट से हो रही जांच की समीक्षा। कोरोना संक्रमण के खिलाफ छिड़ी जंग में आशा कार्यकर्ता कर रही बखूबी अपने कर्तव्यों का निर्वहन। मधवापुर के स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को लिए गए 50 लोगों के सैंपल में 8 की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। झंझारपुर के मझौरा गांव के अनुज झा राम मंदिर ट्रस्ट के हैं नॉमिनी मेंबर। अयोध्या डीएम के पद पर है पदस्थापित। अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के दिन हरलाखी में मनाया जाएगा दीपोत्सव। पूरा प्रखंड जुटा तैयारियों में।
राजनगर के बरहारा नकटी के सैकड़ों ग्रामीणों ने बिजली की समस्या से त्रस्त होकर किया विरोध प्रदर्शन। लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे व्यवसायी ने जयनगर के वाटर वर्क चौक पे किया सरकार व प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बेहतर बिहार बनाओ अभियान के 4 दिवसीय दौरा को लेकर पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा पहुंचे झंझारपुर। देवधा के मुखिया के नेतृत्व में बिजली समस्या से बेहाल ग्रामीणों ने सहायक विद्युत अभियंता को सौंपा एक आवेदन। मधवापुर के अदौली गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बाढ़ पीड़ितों के बीच चलाया राहत अभियान। मधवापुर के रेमा गांव में बिजली ट्रांसफार्मर हुआ फेल, दर्जनों परिवार में बिजली आपूर्ति हुई ठप। शहर के युवाओं ने मधुबनी स्टेशन व आसपास रहने वाली बच्चियों से बंधवाई राखी। और पूरे मधुबनी जिला में धूमधाम से मनाया गया 30 जुलाई से 3 अगस्त तक झूलन महोत्सव। देवधा पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में बिजली समस्या से बेहाल ग्रामीणों ने एक आवेदन सहायक विद्युत अभियंता को दिया है और सुचारू ढंग से विद्युत आपूर्ति करने व पुराने जर्जर तार को अविलंब बदलने की मांग की है। जयनगर प्रखंड के देवधा गांव में विद्युत आपूर्ति सुचारू ढंग से करने व पुराने जर्जर तार को बदलने को लेकर मंगलवार को देवधा मध्य पंचायत के मुखिया असलम अंसारी के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने एक हस्ताक्षर युक्त आवेदन सहायक विद्युत अभियंता को देकर अविलंब कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीण सह सरपंच मोहम्मद सफीउर रहमान, जावेद, जियाउद्दीन, हारिश, अनवारुल, मंजूर, मोकिम, इजहार समेत दर्जनों की संख्या में ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में कहा है कि देवधा गांव में उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 5000 है, जिस पर विद्युत विभाग के द्वारा 64 केवीए समेत कुल 6 विद्युत ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं, लेकिन उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण सभी ट्रांसफार्मर क्षमता कम होने के कारण प्रत्येक दिन ट्रांसफार्मर से आग का गोला निकलता रहता है, जबकि शॉर्ट सर्किट के कारण 440 का सर्विस वायर सड़कों पर जहां तहां गिरने से लोगों में भय का माहौल बना रहता है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग से मांग करते हुए कहा कि गांव में आपूर्ति क्षमता अधिक होने के कारण यहां पर अतिरिक्त विद्युत ट्रांसफार्मर लगाई जाए व गांव में एलटी लाइन के सभी जर्जर पुराने तार की बदली कर नया केबल लगाने की मांग की। गौरतलब है कि देवधा थाना की संख्या अधिक के साथ उपभोक्ताओं की संख्या भी काफी अधिक है। विद्युत विपत्र भी उपभोक्ताओं के द्वारा समय पर जमा कर दी जाती है, लेकिन कम वोल्टेज और विद्युत आपूर्ति में कमी व पुराने जर्जर तार का टूटने की शिकायत हमेशा आती रहती है, जबकि गांव के भीतरी इलाके में नया तार लगाने की जरूरत है। विभाग के द्वारा समय पर पुराना जर्जर तार नहीं बदला गया तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे विधि व्यवस्था जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। कई समस्या से देवधा जूझ रहा है। वोल्टेज का पहला है, दूसरा तार बार बार गिरता है, ट्रांसफार्मर की कमी है। सबसे तो जो है कि पहला नंबर है कि तार जो है कि बार बार जो है कि गिर रहा है, तो वो समस्या जो है कि बहुत व्यथित समस्या है। 6 फीट जो है ऊंचाई तो बारिश अभी एक दिन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अदौली गांव में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राहत अभियान चलाया। इस दौरान बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के तरैया पंचायत स्थित अदौली गांव में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत बचाव अभियान चलाया गया। पीड़ित जनों की सहायता में उन्हें खाद्यान्न के पैकेट दिए गए। अब तक सरकारी सहायता नहीं मिलने की शिकायत पीड़ितों ने की। यह अभियान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चलाया। समाज सेवी मनीष कुमार झा की अगुवाई में नरेंद्र ठाकुर, राहुल ठाकुर, राजेश साकेत, अवधेश पासवान, बिट्टू कुमार, राजन कुमार, सूरज कुमार मिश्रा ने वितरण कार्य में सहयोग किया। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में बिजली ट्रांसफार्मर फेल होने के कारण दर्जनों परिवार में बिजली आपूर्ति ठप है, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि जेई राजेश कुमार ने बताया है कि ट्रांसफार्मर बदलने की पहल शुरू कर दी गई है। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव में बिजली का ट्रांसफार्मर फेल होने से गांव वालों की परेशानी बढ़ गई है। सामुदायिक भवन के पास लगे ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद वार्ड नंबर 13 और 14 के दर्जनों परिवार में बिजली की आपूर्ति ठप हो गई। भीषण गर्मी के दौरान लोगों की हालत अस्त व्यस्त हो चुकी है। हालांकि ग्रामीणों के अनुसार उसे ठीक करने का भी विभाग ने अथक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। विभाग के जेई राजेश कुमार ने बताया कि उस ट्रांसफार्मर को चालू करने का कोई विकल्प नहीं है, वहां नया ट्रांसफार्मर ही लगाना पड़ेगा, जिसकी पहल शुरू कर दी गई है। जल्द ही समस्या खत्म कर ली जाएगी। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के दिन मधुबनी शहरी क्षेत्र के युवाओं ने स्टेशन व आसपास रहने वाली बच्चियों से राखी बंधवाई। इस दौरान अमन राज, अभिजीत समेत अन्य युवाओं ने उन्हें तोहफे व मिठाई देकर उनकी खुशियों में शामिल हुए। मधुबनी स्टेशन और आसपास के क्षेत्र में रहने वाली वैसी बच्चियां जिनके खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा सही से उपलब्ध नहीं हो पाता, उनके लिए कोई भी त्योहार विशेष मायने नहीं रखता। लेकिन मधुबनी शहर क्षेत्र के कुछ युवाओं ने उन बच्चियों के लिए रक्षाबंधन का त्योहार विशेष बनाया। इस दौरान अमन राज, अभिजीत सिंह समेत अन्य युवाओं ने उन बच्चियों से राखी बंधवाया, साथ ही उन्हें तोहफे में मिठाई, कपड़े और चॉकलेट दिए, उनकी रक्षा का वचन लिया। इस दौरान कुंदन गुप्ता, विष्णु कुमार, शुभम कुमार, अमन राज, अभिजीत सिंह ने बच्चियों से राखी बंधवाकर उन्हें तोहफे देकर उनकी रक्षाबंधन की खुशियों को विशेष बनाया। साथ ही बच्चियों को कोरोना से बचने के लिए भी सावधानियां बरतने को लेकर जागरूक किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डे न्यूज। पूरे मधुबनी जिला में 30 जुलाई से 3 अगस्त तक धूमधाम से झूलन महोत्सव मनाया गया। इस बार झूलन महोत्सव कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। मधुबनी शहर के बड़ा बाजार, राउतपट्टी के राम जानकी राधा कृष्ण मंदिर, लहरियागंज के कई मंदिरों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मधुबनी नगर के लहरियागंज स्थित मंगल भवन, बुबना मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, वहीं बड़ा बाजार के राम जानकी मंदिर में चलने वाले 5 दिवसीय झूलनोत्सव का समापन हुआ। हर वर्ष धूमधाम से मनाया जाने वाला झूलनोत्सव का कार्यक्रम इस बार कोरोना वायरस को लेकर फीका दिखा। लॉकडाउन का काफी असर रहा, इसे लेकर भक्तों में थोड़ी मायूसी जरूर दिखी, लेकिन उत्साह बना रहा। बिना कोई विशेष कार्यक्रम किए हुए ही 5 दिनों तक चलने वाला झूलनोत्सव कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान मंदिर के पुजारियों के द्वारा पूरे विधि विधान से झूलनोत्सव का कार्यक्रम संपन्न किया गया। मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया तो राधा कृष्ण का अलौकिक श्रृंगार कर उन्हें झूले पर झुलाया गया। झूलन के दौरान विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं राधा कृष्ण की प्रतिमा को पंचोपचार पूजन कर झूले पर आसीन करके झूला झुलाया गया। इस दौरान कई मंदिरों में ताले लगे हुए भी देखे गए और आम लोगों के प्रवेश पर मंदिर कमेटियों के द्वारा प्रतिबंध रखा गया। झूलनोत्सव के दौरान मंदिर के पुजारियों के द्वारा भक्तों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए भगवान से कामना की गई। झूलन महोत्सव 30 जुलाई से चल रहा है। प्रत्येक दिन शाम को हमारे समाज की महिला झूलन गीत गाती है। उसके बाद आरती का कार्यक्रम होता है, प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होता है और समापन में झूलन का। इसके 6 दिन के बाद भगवान कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी छठी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये मंदिर हमारे राउत परिवार के सदस्यों ने 1915 ईस्वी में स्थापित किया था। सभी परिवार के लोग, समाज के लोगों का सहयोग है। अभी ये 105 साल का मंदिर हो गया जी। ये 105 वर्षों का मंदिर है और हर साल झूलन कार्यक्रम मनाया जाता है। ये समारोह बहुत अच्छा से होता है। हाँ, समाज के सभी लोग, खास करके राउत परिवार के सदस्य, मंदिर के जो महंत हैं, राजन राव जी, श्याम नारायण राव जी, विष्णु राव जी, राम बाबू राव जी, प्रवीण राव जी, सभी लोग, और खासकर के हमारे महिला मंत्री जो पूनम राव जी है, वो प्रत्येक दिन
भजन गा कर लोगों को भगवान के प्रति उत्साहित करते हैं। और इस कोविड लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस के तहत ये कार्यक्रम बाबा अपना नाम बताइए। मेरा नाम हुआ पंडित सुचित मिश्रा आचार्य। जैसे देख रहे हैं कि मंगल भवन भुवना मंदिर है। हाँ, यहाँ झूलन का कार्यक्रम का समापन हुआ है। हाँ, कल ही हो गया है समापन। कल ही हो गया है, पूर्णिमा था कल। हाँ, हमारे मिथिलांचल में जो है ऐसा है, जो 5 दिन झूलन रखा जाता है। 5 दिन झूलन का कार्यक्रम होता है, जो एकादशी से शुरू होता है। हाँ, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उस दिन से स्टार्ट होता है और पूर्णिमा को खत्म होता है। 12 बजे रात में हम लोग झूला काटते हैं। रात में जगे हुए हैं इसलिए निंद्रासन में लग रहे हैं। भक्ति भजन कीर्तन करके भगवान का झूला काट करके कल जो है शुभ समापन हुआ है। बहुत अच्छा हुआ है। लॉकडाउन को नजर में रखते हुए हम लोगों ने खुद से ही कोई प्रोग्राम नहीं करवाया। कीर्तन भजन अपने मन से यहाँ बैठ करके कैसेट लगा दिया, भगवान को झुला दिया अपने अपने घर को। ऐसा अच्छा, ये झूलन के बारे में बताइएगा। झूलन का क्या महत्व, क्यों मनाया जाता है? झूलन राधा रानी को झुलाने के लिए भोला बाबा तक, ब्रह्मा तक, नारद तक, हनुमान जी तक सब भोले राधे कृष्ण भगवान को झुलाते हैं, नारायण भगवान को झुलाते हैं। हाँ, वहाँ बाल गोपाल वृंदावन में ये फेमस है, वृंदावन में ये प्रसिद्ध है। ये झूलन का प्रक्रिया वहाँ 1 महीना तक चलता है। होली भी 1 महीना तक चलता है। हम लोग तो 1 दिन होली करते हैं, लेकिन वहाँ होली 1 महीना तक चलता है। हमारे वो संत व्यास जो हैं, हरिशरण जी, महाराज जी, व्यास जी, बाल व्यास, वही किए थे हम लोगों के यहाँ। तो हम देखे थे वहाँ। हम लोग भी प्रयास में हैं। देखिए, जन्मोत्सव करते हैं हम लोग, बहुत अच्छे से जन्मोत्सव हुई होता है। कुंज बिहारी भाई सबका प्रोग्राम रहता है। हमारे जो क्षेत्रीय कलाकार हैं वो लोग रहते हैं। अभी तो लॉकडाउन के चलते कुछ नहीं हुआ है, वो रात में समाप्ति की है। अभी ये देख लीजिए, गोपाल जी हमारे हैं ही, हाँ, सामने में। अभी नहीं उतारे हैं उनको, अभी साफ कर रहे हैं। यही है। और कन्हैया लाल का, कृष्ण भगवान का यहाँ वैसो मेन, कृष्ण भगवान झूला झूलते हैं, झूला करते हैं। हाँ, कृष्ण भगवान के लिए ही सब देवता हैं। नारायण एक है, सिर्फ कृष्ण भगवान ही नारायण है और कोई नहीं। तो नारायण के लिए, नारायण को सब झुलाते हैं, सब कमाते हैं, सब खेल करते हैं। जैसे इस बार कोरोना वायरस को लेकर के हाँ, प्रथम बार झूलन जो है लॉकडाउन के हिसाब से मनाया जा रहा है, कोई भीड़ भाड़ नहीं। तो इस बार थोड़ा सा भक्तों में इस बात को लेकर के मायूसी है। तो उसके लिए भगवान से आप कोई मन्नत मांगे हैं कि कोरोना वायरस? हाँ, सही बात है। कोरोना वायरस जो क्या है, बहुत ही आघात पहुंचाया और पहुंचा रहा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने मंदिरों में जो व्यवस्था की थी, हाँ, सैनिटाइज का व्यवस्था किया था। हाँ, ये स्प्रे ये सब वगैरह जो होता है, तो किया था। जितने भी भक्त आते, हालांकि भक्त तो आते नहीं है, डरे हुए हैं सभी लोग। और हम लोग भी बोल दिए हैं, जो हमारे मंदिर में मत भाओ, हाँ, सामने से वहीं प्रणाम करके भगवान को वहां से चले जाओ। तुम्हारे लिए मन्नत मैं मांग रहा हूँ, हाँ, तुम्हारे लिए आशीर्वाद मैं मांग रहा हूँ। हाँ, मैं सबके लिए हूँ, मैं एक के लिए नहीं, सबके लिए हूँ। इसलिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस संकीर्तन मंत्र का जप करो, देखो सदा ही आनंद रहेगा, कुछ नहीं होगा, कोई कोरोना कुछ नहीं होगा। हम तो यहाँ आते हैं, हमको कहाँ इतनी भयावह कोरोना है। हाँ, हम भगवान को अभी तक नहीं छोड़े हैं, ये भक्तगण से पूछिए, लेकिन हमको कहाँ हुआ है। मन में है विश्वास तो हम होंगे कामयाब। थोड़ा विशेष महत्व बताइए। अब तो इस विषय में थोड़ा भजन कीर्तन भी करते हैं। भगवान कृष्ण को जो झूला झुलाया जाता है उस पर कुछ 2 शब्द बोल दीजिए। झूला, कृष्ण जी को रास बहुत पसंद है। कृष्ण जी को क्या, सबको ही, राम जी भी झूला झूले, कृष्ण जी भी झूला झूले हैं। रास उनको बहुत पसंद है और प्रेम बहुत पसंद है, इसलिए सखियों के साथ प्रेम में प्रेम मिलता है, जो मिथिला में कहीं नहीं, मिथिला का प्रेम अनमोल है।
इसीलिए सारे दुनिया में सबसे बढ़ के मिथिला धाम है। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। नमस्कार।